अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज का शो बहुत ही मुश्किल है। बहुत कम होता है मेरे साथ कि ज़िंदगी में मैं एक्चुअली शो करने लगूं और मुझे मुश्किल हो, और आज है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी को जानते नहीं होते या आपने सिर्फ देखा होता है किसी को, तो आपके लिए बड़ा आसान होता है उनको प्रोब करना, उनसे सवाल करना, और आप बेरहम हो जाते हैं। लेकिन जब आपके सामने ऐसे लोग हों जिनको आपने हीरोज़ के तौर पे हमेशा देखा हो और हीरोज़ के अलावा आपके लिए उनकी कोई और यानी कोई काम ही नहीं, और उनका आप ग्रो कर रहे हैं और आपने देखा है कि ये मेरे आइडियल्स हैं, तो फिर उनके मतलब क्या यानी आप इंटरव्यू करें। और मैं ख़ास तौर पे मुझे पता है कि उनका पहला ड्रामा कौन सा, पहली फ़िल्म कौन सी और लास्ट काम कौन सा, तो ये सवाल तो बड़े छोटे हो जाते हैं। तो दो ऐसे आइकॉन्स के साथ मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाना है आज, जो मेरे आइकॉन्स हैं। आपके तो हैं, लेकिन मेरे लिए भी आइकॉन्स हैं, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उन दोनों के साथ मैं आज स्टूडियो में हूँ। फिरदौस जमाल, उस्मान पीरज़ादा, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दोनों के करोड़ों फैंस हैं, और दोनों की स्ट्रेंथ्स शायद आपको एज अ फ़ैन मुझसे ज़्यादा पता हूँ, और उन लोगों को तो और भी पता होंगी जिन्होंने इनके साथ काम किया। मैंने इनको दोनों को काम करते हुए देखा है। अपनी बहुत छोटी सी उम्र से मैं इनको मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स के लिए मेहनत करते हुए देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। और थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, मेरी पूरी टीम के लिए, मेरे लिए। और उस्मान के मतलब तो बड़ा आसान है हमारे पास। हम कहते हैं रफ़ी पीर साहब की वजह से ये लोग आगे इस फील्ड में। आप किस बिला हो जा गया। वो किसी ने कहा है ना कि एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। तो मैं शायद वो बेवकूफ़ आदमी हूँ जो पैदा हुआ था अदाकार, तो बस आ गए, तो और अल्लाह ने फिर इज़्ज़त भी दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप जैसे दोस्त भी बन गए न। हमारे लिए आप हमेशा हीरो रहेंगे, हमारे लिए आप आइकॉन रहेंगे। दोस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन जो आपका दर्जा अल्लाह ने आपको दिया हुआ है वो अपनी जगह पे है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन लोगों में मेरा शुमार कर दिया जो ख़ास लोग हैं। जैसे वो इमाम बख्श नासिख का शेर है ना कि जो ख़ास है वो शरीक गुरोह आम नहीं, शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं। तो तस्बीह के दाने जो हैं वो गिने जाते हैं, सही बात है, इमाम नहीं गिना जाता। लेकिन इमाम के बगैर तस्बीह मुकम्मल नहीं होती। वाह। तो ऐसे ही इंसानों में भी हैं। उस्मान पीरज़ादा साहब, पाकिस्तान में नॉर्मली बड़ा आदमी बनने के लिए मरना पड़ता है। आप तो ज़िंदगी में बड़े आदमी बन के, कैसा फील हो रहा है इस बात पे? अरे किधर नहीं, बन के हम तो जैसे हैं वैसे ही रहे। नहीं, ये हाँ, तो किरदारों में बड़ा छोटा होता रहता है, लेकिन रियल लाइफ अच्छा देखिए, आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ। आप कितनी खुशकिस्मती है कि आपकी बेगम भी आपको ऐसी मिली जो आपके काम को सपोर्ट करे, वरना तो नॉर्मली बड़ा सेटबैक होता है। बहुत सेटबैक होता है। हाँ, उनके लिए भी बड़ा सपोर्ट था ही है। भाई हम 5 भाई थे। हमारी माँ की काम का एक थी, ही था वैसे। माँ की ये कोशिश थी कि फलाना ये करेगा, दूसरा ये करेगा, तीसरा ये करेगा। यू नो, मेरे लिए उनका था कि मैं CSS का इम्तिहान दूंगा। तो उनमें से कोई भी बच्चा जो है वो अम्मी की तवक्कुआत के ऊपर नहीं उतरा, बल्कि ऑल ऑफ देम वेंट इनटू द आर्ट्स। बल्कि मैं और फिरदौस साहब आपके आने से पहले पता क्या कह रहे थे? हाँ, कि सलमान वाज प्रॉब्ली द मोस्ट क्रिएटिव ऑफ द लॉट। ही इज ब्रिलियंट, यस, देयर इज नो डाउट। हम ब्लड ऑफ हुसैन की बात कर रहे थे उस वक्त। लेकिन शोहरत उस्मान को मिली। हाँ, वो चूँकि ही वॉज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, वो निकल गए। वो इंटरनेशनल बंदा था ना यार, ये वाज बिग मैन। ही वाज द ओनली चाइल्ड जिसको पीर साहब ने ट्रेन किया। When he went into Government College Lahore, मेरे बड़े भाई सलमान, so he knew Shakespeare by heart. Okay, you can just ask him कि रोमियो एंड जूलियट की वो वाली फलानी स्पीच, हैमलेट की फलानी, and he would like that he will come on because his training started at the age of 7-8. and he worked with David Lean, right? Well, he was about to do this film called Dr. Zhivago,
but unfortunately he was doing a serial called Troubleshooters at that time. Yeah, Coronation Street, I think. So his agent couldn't take him out of there. और वो डेविड लीन के साथ काम कर लेता David Lean, क्या ही but he बात। knew David Lean very well. David Lean, he was his first choice to play the वो जो टॉम कर्टनी ने वो रोल किया था बाद में। ओके। बट सलमान भाई माशाल्लाह हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो आप पेशावर में कौन सी फिल्में देखते थे जिनको देख के आपको शौक पड़ा? क्योंकि उस वक्त तो कम ही आती होंगी। नहीं, पेशावर में उस वक्त पश्तो, जब मेरा बचपन था हाँ। तो पश्तो फिल्म नहीं थी। पश्तो फिल्म जब मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो तब यूसुफ खान शेरवानो आई। तो उससे पहले उर्दू फिल्में और पंजाबी फिल्में आती थी। तो मेरे वाले साहब ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फिल्म्स। टेलीविज़न तो था नहीं, तो वो मुझे व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड तो मुझे गोद में बिठा के वो ले जाते थे, और गोद में बिठा के तो वो हाफ टिकट होती थी छोटे बच्चों की, आधी, तो वो मुझे गोद में बिठा के तो फिल्म देखते थे। तो वहाँ से बचपन से ही वो फिल्म देखने बड़े तो उस वक्त भी क्या बदर मुनीर ही हीरो था? नहीं, उर्दू फिल्म, पश्तो फिल्म तो बनती नहीं थी। वो बाद में पश्तो फिल्म तो जब मैं जवान हुआ लड़कपन में मेरे, तब यूसुफ खान शेरवानो पहली फिल्म बनी थी कराची में बदर मुनीर की। तो वो तो बहुत बाद की। उससे पहले पंजाबी और उर्दू फिल्में आती थी, तो मुझे पंजाबी और उर्दू, लेकिन वो डब नहीं होती थी? नहीं, उस वक्त डबिंग थी ही नहीं। अच्छा। तो मैंने उर्दू और पंजाबी फिल्म से सीखी है, फिल्में देख देख के। टीवी भी फिर बाद में आया, तो टेलीविज़न जब आया तो टेलीविज़न पे उर्दू ड्रामे होते थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद टीवी जो था वो पेशावर के लोग देखते थे। पेशावर टीवी तो बहुत बाद में बना, जब 91 में जब मैंने पेशावर टीवी का पहला ही ड्रामा पश्तो का वरकिलारे, वो सीरियल भी था, वो मैंने एक पश्तो प्ले जो पहला प्ले था पेशावर टीवी का। आई एम द फर्स्ट एक्टर ऑफ पेशावर टेलीविजन हीरो। दो यू वर रिजेक्टेड इन योर फर्स्ट ऑडिशन ओवर देयर। वो पिंडी में, पश्तो के लिए। पश्तो के, चूंकि पिंडी से होते थे, पेशावर टीवी नहीं था। पेशावर टीवी नहीं था तो हम पेशावर, सॉरी, हाँ, पेशावर टीवी नहीं बना था, तो हम पेशावर में उनका एक ऑफिस होता था, तो वहाँ पे रिहर्सल्स भी होती थी पश्तो और हिंदको ड्रामों की। तो वो जब मैं गया पश्तो ड्रामे के लिए, तो वहाँ जो प्रोड्यूसर होते थे लोकल, उन्होंने मुझे, चूँकि एज मेरी कम थी और पश्तो ड्रामों में ज़ाहिर है कि वो ज़रा मिच्योर लोग आते थे, भारी आवाज़ चाहिए थी। भारी आवाज़, आई वॉज वेरी स्किनी। तो उन्होंने कहा चलो बच्चा ये किधर, उसने चलो जाओ, तो फारिग हो फारिग गया, हो। डन। हाँ, तो वो आपका क्या हुआ जी? आप क्या मेरे कह ख्याल रहे है हम सबको शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं यार, मुझे तो ये कहते थे रफ़ी पीर का बेटा होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप भी एक्टर बन जाएंगे, यू डोंट हैव इट इन यू। ठीक है जी, हम बर्दाश्त कर लेते थे। बट आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट प्ले, आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट फिल्म। जो पहला प्ले जो मैंने देखा था अपनी ज़िंदगी का, वो था जूलियस सीजर, जो ओपन असलम अजहर साहब का? नहीं, हाँ। ओपन एयर थिएटर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में वो परफॉर्म हुआ था। ज़िया मोहिउद्दीन साहब नए नए राडा से वापस आए थे पढ़ने। ओके। तो ज़िया साहब डायरेक्टेड इट, इट वाज डन इन उर्दू, वो जो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन थी वो की गई थी। आई रिमेंबर नईम ताहिर साहब वाज प्लेइंग ब्रूटस, मोहसिन शिराजी वाज जूलियस सीजर, and California was played by Begum Khurshid Shahid, and Salman, my brother, played Mark Antony in that. So I still remember that play very, very vividly. Friends, Roman countryman for Brutus is a good man. Yeah. यही वाला? Yes, but he is an honorable man. He is an honorable man. और नईम ताहिर साहब ने सोचा होगा ना, ब्रूटस तो अच्छा आदमी है, डेमोक्रेसी के लिए उसने अपने बाप को मार दिया, या बाप टाइप फिगर को मार दिया, है ना? तो यही उनका थीसिस होगा उसमें। आपने थिएटर किया? मैंने तो बहुत थिएटर किया है, मैं लम्बरा में और ओपन एयर थिएटर, और लेकिन मैंने लाहौर में आके थिएटर किया, क्योंकि पेशावर में तो रेडियो था सिर्फ, या टीवी था बाद में। तो बेसिकली आई एम अ रेडियो आर्टिस्ट, आई एम अ ब्रॉडकास्टर। तो रेडियो का ऑडिशन ड्रामे के लिए दिया था, फिर मैंने अनाउंसमेंट भी की, फिर बहुत सारे टेलीविज़न का मैंने पिंडी से पहला प्ले किया, और पहला ड्रामा मनोर तौफीक उसकी वो, तो मैं एक्स्ट्राज में था। और दूसरा प्ले
जो मैंने किया उसमें मैं हीरो था। बदनामी दे टोए, तो हिंदको था वो। फिर पेशावर टीवी जब बना तो उसका पहला ड्रामा भी मैंने किया। आई वॉज द हीरो ऑफ द पेशावर टीवी। फिर कर्ज आ गई? नहीं, पहले तो हम टीवी में काम करना चाहते थे। टीवी एक नई चीज़ आया था, 68 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब्बा से मैं कहता था मेरा एक फ़ोन तो कर दें असलम अज़हर को, तो मुझे डांट पड़ती थी कि मैं सिफारिश करूँगा तुम्हारी, गो देयर इज़ अ सिस्टम, फॉलो दैट सिस्टम। फिर मैंने अपनी फैज साहब की बेटी को, वो नई नई बनी थी मुनीज़ा आपा प्रोड्यूसर, तो मैंने कहा मुनीज़ा आपा मैंने काम करना, मेरी ऑडिशन करवाएं किसी। मुझे अभी तक याद है उस दिन सुबह उनका मुझे फ़ोन आया, तो कॉलेज के लिए तो नहीं निकला? मैंने कहा तेरी ऑडिशन है आज 11 बजे, मैं आ रही हूँ पिक करने। तो आपा आई, उसने मुझे पिक किया मुनीज़ा आपा ने, और मुझे पीटीवी जो पुराना जो हमारा छोटा सा था वहाँ पे एजाज साहब थे प्रोड्यूसर, रूही एजाज के मियाँ, वेरी फाइन मैन, ही कम फ्रॉम BBC। वो ऑडिशन लिया, मेरे साथ सरवत अतीक का भी ऑडिशन हुआ और रूही बानो का भी हुआ। रूही बानो वाज रिजेक्टेड एंड सरवत अतीक, रूही बानो वाज रिजेक्टेड? उसकी आवाज़ नहीं थी उस टाइम पे, शी वाज नॉट, वैसे भी शी वाज अ नर्वस स्टार्टर। हाँ मतलब, बट शी वाज अ ब्रिलियंट एक्टर। दैट डजंट मीन एनी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट डजंट मीन एनीथिंग दैट फर्स्ट टाइम अगर आप रिजेक्ट भी हो जाते हैं तो किसी को आपकी समझ में नहीं आई है, बिकॉज आई डोंट नो, यहाँ पे स्कूल वगैरह तो था नहीं, हम भी हुए हैं। मुझे ऑडिशन में मैं भी रिजेक्ट हुआ था। आपको पता है सिल्वेस्टर स्टैलोन तकरीबन 600 ऑडिशंस में रिजेक्ट हुआ। माइट बी। फिर उसने जाके रॉकी का स्क्रिप्ट लिखा और उसने फिल्म बनाई अपनी, और वो हाँ, वो तो बहुत सारे उसमें भी वो जो हॉलीवुड था वो कहते थे तेरा स्क्रिप्ट ले लेते हैं। हाँ, अब वो उसको नहीं ले रहे थे। $50,000 से शुरू हुए थे, एंड में $5 लाख दे रहे थे। उसने कहा नहीं, डायरेक्ट मैं खुद करूंगा, एक्ट मैं खुद करूंगा। अब फिर एक्टर बन गया। श्वार्ज़नेगर पहले रिजेक्ट हुआ। श्वार्ज़नेगर बॉडी बिल्डर था ना। मैरिलिन मोनरो को कहते थे तुम्हारे दांत सही नहीं है। भाई मोनरो की तो मशहूर तरीन चीज़ है, टॉप स्टारडम पे जब वो जा चुकी थी, शी वाज अ बॉक्स ऑफिस इंग्रेडिएंट, सडनली शी लेफ्ट हॉलीवुड एंड केम टू न्यूयॉर्क टू एक्टर स्टूडियो, सबसे बड़ा स्कूल जो था एक्टिंग का, जो बड़े कम लोगों को लेता था। मार्लन ब्रांडो वाज फ्रॉम देयर, पॉल न्यूमन वाज फ्रॉम देयर, Dustin Hoffman was from there. So she went to learn the craft of acting. She said, I do not know acting. हाँ बिल्कुल। अब फिर वही उसके दांत उसकी स्माइल बन गई, और वही स्माइल जो था उसका पोस्टर छपा है। और ये रिजेक्शन जो है ना, ये आपको बड़ी स्ट्रेंथ देती है। जब आप रिजेक्ट कोई आपको करता है ना बड़ी, फिर उसके बाद जो आप उसे रिछांड के, if you are a thinking man, then you think, why the hell? ये क्यों भाई? वो ही प्रोसेस है। मतलब आजकल हम किसी लड़की को रिजेक्ट करते हो, कहती है नहीं नहीं मेरे से गलत डिमांड्स की थी, मैं नहीं मानी तो इसलिए मुझे तोड़ दिया। आजकल तो ये इल्जाम लगाते हैं। ये तो मतलब है वो उजरे लंग है ना। तो असल में वाकई जब बाद में मैंने सोचा, और जब एक्टर बन गया, एस्टैब्लिश हो गया, तो मैंने फिर सोचा कि मुझे रिजेक्ट क्यों किया गया था। तो तब मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, मुझे उस वक्त नहीं आती थी एक्टिंग। आ जाए इस पे ज़रा सीरियस एक बात कर लें। मैं वो हज़रत अली का कॉल है ना, किसी ने उनसे पूछा कि भाई तुमसे पहले वाले खलीफा क्यों अच्छे, तो उनका मैं एडवाइज़र था और हमारे तुम एडवाइज़र हो, तो इसलिए। तब मैं जब आपसे पहले वाले लोगों के काम देखता हूँ, जैसे असलम अज़हर साहब हैं, ये वो कि जूलियस सीजर लाइव हो रहा है टीवी पे, जो ना ये प्रोग्राम्स लाइव होते थे, ड्रामा भी जो था मैंने लाइव किया, ये प्ले जो मैंने जिसकी राइट, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन आपके बाद जो है हमने देखा बतदरीज एक स्टैंडर्ड जो है डाउन होता गया। एक तो वजह यह है कि शायद अदब कम हो गया, जब अदब कम हुआ तो फिर अदब भी निकल गया उसमें से। पहले देखा ना हमारी, अभी हम आपको मैं बता रहा था कि आग का दरिया के मेन शायर थे जालिब साहब, ए वतन हम में तेरी शम्मा के परवाने हैं, और अब है मुबशर लुकमान। ऐसा कोई शायर आके लिख रहा है तो वो तो उसने बैठना ही है, बस वो वक्त का और वो तकाजा होता है, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर अब ये सिर्फ हमारे मुल्क में क्यों होता है? क्या चीज़? नहीं, हर चीज़ का वक्त हर जगह होता है, इवॉल्व करते हैं लोग। एवोल्यूशन जो है ना वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स आल्सो, क्योंकि मुझे, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ और किसी के बारे में नहीं बता सकता। मैं फिल्म का शौक़ था, फिल्म अच्छी और उम्दा फिल्म कौन सी थी? वो मास्टर्स की फिल्में थी।
वो इजीली अवेलेबल भी नहीं थी, क्योंकि ना सिनेमा घर में लगती थी। मतलब फिलिनी की किधर लगती थी यहाँ पे, जॉन ललूश की गुडार्ड की किधर लगती थी, किरू कुरोसावा की किधर लगती थी। हमने ढूंढ ढूंढ के इन लोगों की फिल्में देखी थी, और तब बड़ा मुश्किल होता था, बिकॉज आपके पास इंटरनेट ये कुछ 8 mm के प्रिंट मिलते थे, 8 mm के प्रिंट मिलते थे। एग्जैक्टली हम तो एम्बेसीज को, यानी कि फ्रेंच एम्बेसी को, खत लिखते थे, मिलते थे। यूएसआईएस ने वैसे बड़ी फिल्में दिखा दी हमें कि वो आप मंगाएं, वो मंगाते थे हमारे प्रेशर की वजह से एट दैट टाइम। सो वी यूज्ड टू वॉच दिस गुड सिनेमा। तो एक सेंस डेवलप हुई थी कि गुड सिनेमा है क्या, यू नो, दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई रैन अवे फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री। नहीं, लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, आपने जैसे रशियन फिल्म मेकिंग को ज़्यादा पढ़ा, ठीक है ना, आपने जॉन पॉल सार्tre वगैरह को पढ़ा, ब्रेख्ट को पढ़ा, जर्मन एंड फ्रेंच, और दोनों आपने भी रशियन आपने नहीं डिप्लॉय किया, और आपने भी फ्रेंच सिनेमा को अपने बीच में नहीं लेके आए। नहीं, वो उसको लाने की उस दैट जस्ट ओपन्स द कॉरिडोर्स ऑफ योर माइंड टू अप्रिशिएट द आर्ट विच इज सिनेमा, सिनेमा आर्ट को समझने के लिए। हमारे यहाँ कोई स्कूल या कोई इस तरह इंस्टीट्यूशन कोई नहीं था, सो वी हैड टू लर्न फ्रॉम द इंग्लिश फिल्म, या जो अच्छी फिल्म होती थी या बाहर की जो होती थी, हमने वहाँ से सीखना होता था। इस बात को कोट करता हूँ, मैं जब पहली दूसरी पिक्चर करने गया श्रीलंका, तो मुझे इल्म नहीं था कि यहाँ पे फिल्म बनती है तो किस नहज की है, क्या है, किस तरह है। तो वहाँ पे हम जब पहुँचे तो जो खातून उन्होंने मेरे अपोजिट साइन की हुई थी एज एन एक्ट्रेस, एज अ लीड, मालिनी फोंसेका, वो बहुत बड़ी वहाँ की स्टार थी उस दौरान में। और स्टार ही नहीं थी, शी वॉज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस। एंड उसके पास उस टाइम पे मॉस्को फिल्म फेस्टिवल, लंदन फिल्म फेस्टिवल, टर्मिनो, इनके बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स वगैरह उसने विन किए हुए थे। तो मैं थोड़ा सा इन ऑ था, मैंने कहा यार आई वाज जस्ट अ किड, आई वाज जस्ट 22 years old। सो आई थॉट कि हमने तो अभी तक इनकी तस्वीरें देखी हैं, तो कम से कम 3 दिन बाद ये मेरे सामने होंगी कैमरे पे, तो इनको देख लें जाके स्क्रीन पे कि कैसी ये है, क्या है। तो हमने होटल के बाहर, मैंने टैक्सी वाले से पूछा, मैंने कहा कि जी आप हमें एक श्रीलंकन फिल्म देखनी है। उन्होंने कहा कौन सी? मैंने कहा मालिनी फोंसेका। तो हंस पड़ा। उसने कहा उसकी तो 6-7 लगी हुई हैं, आपने कौन सी देखनी है? मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, आप मुझे। वो मुझसे एक सिनेमा घर के बाहर उतार दिया, हम अंदर जाके बैठ गए। तब तक अपने रीजन में हम कुछ हिंदुस्तानी आर्ट सिनेमा जो बनावट और तसन्नुह से भरपूर था वो देख चुके थे, ठीक है। उसमें चंद फिल्में अच्छी भी थी, लेकिन बेइंतहा फिल्में वर लोडेड विथ दिस absurd over the top kind of thing that आर्ट सिनेमा, इन द नेम ऑफ आर्ट सिनेमा, शो करने के लिए आप उसको कर रहे हैं। तो हम जब वो फिल्म शुरू हुई, फिल्म ख़त्म हो गई, लोग बाहर निकल गए, मैं बाहर ही ना निकल सका। मैंने कहा यार ये हम किन लोगों के मुल्क में आ गए फिल्म बनाने, तो ब्रिलियंट पीस ऑफ वर्क, इट वाज नो लेस देन एनी मास्टर इन द वर्ल्ड। मैं वापस होटल आया, अपने गेस्ट रिलेशन को मैंने पूछा, मैंने कहा ये फिल्म किसने बनाई? उसने कहा ऑफ कोर्स लेस्टर जेम्स पीरीज। तो हमने तो नाम भी नहीं सुना हुआ था। मैंने कहा अच्छा, लेस्टर जेम्स का नाम नहीं सुना हुआ था? हाँ, लेस्टर जेम्स पीरीज, वो श्रीलंकन डायरेक्टर हैं बहुत बड़े। तो मैंने कहा ये कहाँ होते हैं? कहने लगी वो इधर ही रहते हैं कोलंबो में। फिर मुस्कुराई, कहती है ये होटल के साथ जो अंदर गली जा रही है दूसरा घर उनका है। फिर मुझे देख के कहती है यू वांट टू टॉक टू हिम, इज माय अंकल। उसने फ़ोन घुमा के मुझे फ़ोन पकड़ा दिया। मैंने तारीफ़ की, मैं कहा सर आपकी पिक्चर देखी है, मैंने पहले नहीं देखी थी, मैं चंद महीने इधर हूँ, अगर कभी वक्त हो तो। उसने कहा हाँ तो मैं तो अपने किचन में हूँ, खाना पका रहा हूँ, आ जाओ इकट्ठे मिल के पकाते हैं। तुम होटल में ही हो ना, तो साथ ही है मेरा घर। ये होता है बड़ा आदमी। हम उसके घर चले गए। उससे मैंने 2 सवाल पूछे। मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि आप कब से फिल्म बना रहे हैं? कहने लगे यार मैं लंदन में था, मैं गार्डियन न्यूज़पेपर का एडिटर था, तो मैंने ही इज एन ऑस्कर नॉमिनी, आपको पता है? आई नो दैट। मैंने कहा अच्छा, तो कहता है मैंने सत्याजित रे की पत्थर पंचोली देखी 1952 में। कहता मैंने जब देखी, मैंने कहा यार ऐसी फिल्म तो मैं भी बनाना चाहता हूँ। तो मैं सब कुछ छोड़ के रिज़ाइन किया जर्नलिस्टिक जॉब से, मैं श्रीलंका गया। मेरा एक दोस्त था, उसके पास पैसे थे, उसने पैसे दिए, मैंने फिल्म बनाई। तो तब से मैं फिल्में बना रहा हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे एक बात बताएं, आपकी फिल्में पैसे कमाती हैं? तो उसने मुझे देखा, स्माइल किया, उसने कहा आपने मेरी फिल्म क्यों देखी जाके? मैंने कहा अगर आप माइंड ना करें, मैं आपकी फ़िल्म देखने नहीं गया था, मैं तो मालिनी फोंसेका की फ़िल्म देखने गया था।
आपकी फिल्म तो मुझे टैक्सी ड्राइवर ने दिखाई है, ही कुड हैव ड्रॉप्ड मी एट एनी अदर कमर्शियल टाइप ऑफ सिनेमा। तो जोर से हंसा, कहता नाउ यू सी टिल द टैक्सी ड्राइवर ऑफ माई कंट्री नोज which film he should take a foreigner to. That's the reason. तब श्रीलंका 96% एजुकेटेड था। हाँ उस वक्त तो एजुकेशन का बहुत बड़ा अमल लेकिन आपको फिल्मों में ज़्यादा नहीं चला, यानी वो सक्सेस रेशो नहीं रहा। एक्चुअली हमारी जो फिल्म थी या ड्रामा भी था उस वक्त का, जब मैं लड़कपन मेरा था, वो बहुत लाउड था और मैं इतना लाउड था नहीं। आई वॉज मतलब मेरा पता नहीं क्या बचपन से ही, मतलब मैं रियलिज्म पे बिलीव करता था, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ एक्टिंग पे। हालांकि मैंने किसी मेथड एक्टिंग तो वो बहुत लाउड था, तो इस वजह से मतलब रेडियो पे मुझे ये चांस मिला। मैंने शुरू रेडियो से किया। रेडियो पे मुझे ये चांस मिला कि रेडियो पे आप मेथड एक्टिंग कर सकते हैं अपनी ऑडियो से, ऑडियो के साथ खेल के आप अंडरटोन या आप मतलब लाउड भी कर सकते हो जैसे भी। तो रेडियो, अब बहुत कम लोगों को पता है कि रेडियो इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जहां आप मेथड एक्टिंग कर सकते हैं, अपनी ऑडियो से खेल सकते हैं, और आपको लाउड भी अगर होना पड़े तो आपको दूर माइक्रोफोन से जाना पड़ता है। तो इसलिए, और जब ये जो डिस्टेंस का जो एक प्ले है कि जब आप लाउड करते हो तो आप माइक्रोफोन से दूर चले जाते हो, और जब अंडर करते हो तो माइक्रोफोन के करीब आ जाते हो। ये जो फुटवर्क है ये और किसी मीडियम में आपको नहीं मिलता। तो इससे बहुत कुछ बंदा सीखता है कि जब आप डिस्टेंस का, आपको शऊर आ जाता है कि डिस्टेंस क्या पार्ट प्ले करता है एक्टिंग में। बहुत कम लोगों को ये पता है। लोग आवाज़ों पे तवज्जो देते हैं, बॉडी मूवमेंट पे देते हैं, लेकिन डिस्टेंस पे नहीं दे सकते। तो डिस्टेंस से अपने, जैसे अब थिएटर है, अब थिएटर में आखिर में बैठा हुआ बंदा भी, हाँ ऑडियो विजुअल है ना, ऑडियो पहले आएगा। आपको आपके जेस्चर और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो जो आखिरी बंदा बैठा हुआ है 1000 में से, वो उसको भी समझ आ जाए आप क्या कर रहे हैं। तो वहाँ से आप बॉडी लैंग्वेज भी सीखते हो और आपको ऑडियोग्राफी भी आ जाती है। आपको पता है मैंने फिल्म कब बनाने का फैसला कर लिया? हु इंस्पायर्ड मी टू मेक अ फिल्म? समीना पीरज़ादा। आप पूछे वो क्यों? उस जमाने में सिर्फ गुजरों की फिल्में बनती थी, मार धाड़ वाली, और जब समीना ने बनाई मैंने कहा अगर एक औरत स्टूडियो जाके फिल्म बना सकती है तो हम क्यों नहीं बना सकते? सो दैट वाज माय इंस्पिरेशन। नहीं वो ऑब्वियसली, हालांकि शी वाज बेटर, आई मीन शी डिड अ बेटर फिल्म, बट स्टिल एक इंस्पिरेशन थी वो। नहीं वो बहुत जो पढ़े लिखे लोग असल में जब आए, पढ़े लिखे असल में जाके भी वो फिर भेड़ चाल में फंस जाते हैं। समझता हूँ कि पढ़े लिखे एक बड़ी इलूसिव टर्म है। हमने लेकिन पढ़े लिखे से ये सेंसिबल लोग थे। हाँ सेंसिबल। आपको मैं बात बताता हूँ, अपनी मजबूरी बताता हूँ। अब मैं कितने अरसे से आपको कह रहा हूँ कि फिल्म लिखते हैं, मैं अभी तक क्यों किसी राइटर से नहीं लिखवा रहा फिल्म? इतने साल हो गए। मेक अ गेस। आई रिफ्यूज टू कमीशन अ राइटर जिसने सिनेमा में खुद फिल्म नहीं देखी, जो टीवी पे देख के मुझे बता रहा है मैं फिल्म का स्क्रिप्ट, जिसने फिल्म लिख के शूट नहीं की, रिलीज नहीं की, नहीं जिसने सिनेमा में देखी ही नहीं, उसको क्या पता लार्जर देन लाइफ क्या होता है। ये सारे जितने मीडियम है ना, इनका अपना अपना क्राफ्ट है, अपनी अपनी टेक्निक्स है। एक दूसरे को अगर हम मिक्स कर दें, वो अब ये देखें, मुझे आप एक बात बताइए, फिल्म इज अ डिफरेंट मीडियम एंटायरली। आप ये देखें, नहीं ओवरलैपिंग है ना, रेडियो हो, थिएटर हो, फिल्म हो, टीवी हो, ओवरलैपिंग है ना। हाँ ओवरलैपिंग है, लेकिन टेक्निक्स डिफरेंट है, मेथड डिफरेंट। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि फर्ज करें स्क्रिप्ट आपका स्क्रीन पे लिखा है परवेज मलिक साहब ने, कैमरामैन है लेट से अली जान साहब, ठीक है ना, या अफजल चौधरी। अफजल चौधरी तो बहुत बड़े थे अपना वो तो, और म्यूजिक का रॉबिन घोष का। तो अब एक्टर के लिए तो बड़ा थोड़ा मार्जिन रह जाता है ना उसमें काम करने का। अब तो सब कुछ ही खुद करना है। नहीं वो ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। सो यू हैव टू मैच दैट स्टैंडर्ड, और वो आपको उस सतह पे जाके काम करना होता है, तो वो मुश्किल काम है। अच्छा, जिन्होंने नहीं किया होता उनके लिए आसान है,
और जो करने वाले हैं उनके लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो लोग काम क्लिक करता होता ही उसके लिए मुश्किल है जिसको आता हो। जिसको आता है उसके लिए मुश्किल है, जिसको नहीं आता उसके लिए आसान है। Being a filmmaker, when we did our first film, Nazdikiyan, it was a very modern story. It was not. It was a story about a marriage. It was a story about marriage. जो शादी होती है वो शादी अरेंज मैरिज है, वो ब्रेक कर जाती है किसी वजूहत की वजह से, और अभी तलाक में कुछ टाइम है, 1-1.5 साल के बाद ये कहीं पे मिलते हैं और वो मीटिंग दूसरे में और तीसरे में होती है और फिर वो अपनी ही बीवी से एलोप करके भाग जाता है। दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ व्हाट वी वर्कड ऑन। आई पर्सनली फील कि अगर आप एक स्टोरी जो आप जिस पर काम करने लगे, अगर आपको ईजीएस्ट वे में उसको एक्सप्लेन ना कर सके, नेवर टच दैट स्टोरी, यू नो, बिकॉज टू मेक ऑडियंस जो बैठी हुई है आपकी, जो देखने आया है आपको, उसने अपनी पूरी कमिटमेंट की है, उसने प्लानिंग की है कि जी मैं फ़लाने दिन जाऊंगा, मैं एडवांस में टिकट बुक करा लूँ, रश पड़ा हुआ है या नहीं है, क्या है, वो मोटर कार में बैठा है, बीवी ली है, बच्चे लिए हैं, वो वहाँ पे पहुँच गया है और पहुँच के उसने सारा पॉपकॉर्न वगैरह लेके वो बैठ गए। उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी है। अब जो स्क्रीन पे होना सामने, दैट इज़ योर पावर कि डू यू लेट देम, हाउ यू एक्साइट देम, हाउ यू मेक देम, ना कितनी अच्छी आप वो उसकी ये जो थे दिस ग्रेट डायरेक्टर जिसने बैनर बनाई थी, विलियम वाइलर, उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो कहता है उसको कि एक फिल्म के लिए जो 3 रस्सीम हैं पहले, वो कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स बताएं। कहता है नंबर 1 स्टोरी, नंबर 2 स्टोरी, नंबर 3 स्टोरी। वो कहता है कैन यू डिस्क्राइब, वो कहता है इट्स द स्टोरी ऑन विच द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स एंड एवरीबॉडी वर्क्स। देखिए उसका कैनवस क्या था, is the story in which the actors work, ग्रैंड, it's the story which audience takes back home। और अगली फिल्म उसने कौन सी की, विलियम वाइलर ने नेक्स्ट फिल्म आफ्टर बैनर उसने जाके की वेट अंटिल डार्क, एक गंदी, और ऑड्री हेपबर्न की आई थिंक उसमें थी, एक अद्दी थी उसमें, 2 कमरों की कहानी थी वो, लेकिन बाहर वो बड़ा आदमी, वो कोई मतलब है कोई, बाय द वे वो भी एरी 2C पे शूट हुआ था। हाँ, नजदीकियां भी एरी 2C पे शूट हुई थी। असल में बड़ी फिल्म या बड़ा ड्रामा बनाने से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़े लोग पैदा होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। इसी तरह ये बड़े लोग जो है ना, ये पैदा होते हैं, ये बनाए नहीं जाते। वैसे मेरा ख्याल है कि एक्टर्स कैन बी मेड, बड़ी लोग पी काटते हैं तो रोल करते हैं, वो आपकी बात सही है, लेकिन बड़ा वो उसमें बड़ा एक्टर मुश्किल कि जो एक्टर एक अल्लाह ताला ने जिस तरह ये कह रहे हैं कि टैलेंट दे दिया, एक आप पैदा हुए हैं उस टैलेंट के साथ, यू नो, अब उस टैलेंट को चैनल किस तरह करना है, उसको चैनल करने के लिए प्रैक्टिसेस हैं। नहीं, मुझे तो मौका मिला, मैं नहीं कर सकता, मैं एक्टर नहीं बन सकता, उसकी वजह है कि मैं अपनी अना नहीं मार सकता। वो रोल करने के लिए सबसे पहले तो वो करना है, इसीलिए कहते हैं ना एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। तो मैं आई एम नॉट अ गुड एक्टर। आप अपनी ईगो को नहीं मार सकते। तो आप मैं तो मान रहा हूँ, को और मानेगा नहीं। हमने तो कई बार सरेंडर किया है अपनी ईगो को, क्योंकि आपको तो ये भी पता होगा कि यार ये स्क्रिप्ट भी बकवास है, डायरेक्टर भी नालायक है, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है, मजबूरी है ना जी। हमने शुरू में तो हम पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले हमने, मेरे पास तांगे का या रिक्शे का किराया नहीं होता था और रेडियो स्टेशन मुझे जाना होता था जून जुलाई अगस्त की गर्मियों में, पैदल घर से कई मील पैदल पेशावर में, बड़ी गर्मी पड़ती है, बड़ी गर्मी पड़ती है, और मैं जाता था रेडियो। फिल्म से टीवी पे आते हुए हमने देखा है लोगों को, जैसे यावर यादसा भाई, ह्यूज सक्सेस। टीवी से फिल्म पे जाते हुए हमने देखा सिर्फ जावेद शेख इज अ मेजर सक्सेस स्टोरी, कि जो टीवी पे बने पहले और फिर फिल्म पे जाके हिट हुए। नहीं, मैं खुद हिट हुआ जाके नहीं, लेकिन आपने पहले थिएटर भी किया हुआ था ना, और रेडियो भी किया हुआ था ना, थिएटर भी किया। आपका एक स्कूल ऑफ थॉट आ रहा था ना, बिल्कुल, वो एक चेंज चल रही थी। वो तो अनकहीं से शुरू हुआ यहाँ पे, और यू नो वो जाके चीफ साहब बना रहे, एंड एज अ डायरेक्टर, तो नो फॉर्मल स्कूलिंग उस तरह की जिस तरह का आप कह रहे हैं, वो भी तो जीनियस लोग हैं ना, वो छोटे लोग तो नहीं है। एक्चुअली एक्सपीरियंस तो मेरा बड़ा है, इसका कैमरामैन का बड़ा है, प्रैक्टिस और मेहनत। हमारे यहाँ पे बहुत कुछ करवा दे। हमारे यहाँ रवायत रही है, चाहे वो क्लासिक, हमने कौन सी इंस्टीट्यूशन, क्लासिक मौसीकी हो, चाहे वो मतलब उस्ताद और शागिर्द का जो सिस्टम है ना, उसने अपनी औलाद को ज़रूर दे दिया, लेकिन मैं और आप जिनको हम मताई कहेंगे,
वो अगर उसके पास शागिर्द हैं तो उसको नहीं दिया उसने खुशी से, चंद चीज़ें दी बट असल टोटे चुप करके रखे। अगर शागिर्द चोर अच्छा हुआ तो उसने चुरा लिया, अदरवाइज उस्ताद जी अब देखे नहीं, लेकिन लोगों को ठेस होती थी। जैसे फरूक बशीर साहब थे ना, क्लासिकल प्रोग्राम करते थे पीटीवी पे, हाँ, तो उनको मैं देखता था, ये पीछे बांसों वाला बाजार में ना वो सितार बनाने वाला था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसके पास आके सितारे सीखते थे, बजाते थे, क्योंकि उन्होंने क्लासिकल शूट करना था उस तरह से। तो वो क्राफ्ट में खुद भी घुसते थे ना ये लोग, उस जमाने जरूरी होता है। जैसे ख्वाजा खुर्शीद अनवर तो माचिस की डब्बी और उससे म्यूजिक कंपोज करते थे। मैं हमेशा अब्बा को अंदर बोलता था, वो अंकल आए हैं जो माचिस की डब्बी बजाते हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर, सुन मंजली दी मिथड़ी टान है। अब वो लेकिन चूंकि वो माचिस की डिब्बी नहीं बजाया, उसके अंदर कितने साज होंगे। एक्चुअली हमें लग रहा है वो माचिस की डिबिया बजा रहा है, उसके अंदर क्या क्या बज रहा है। अच्छा, कितना हौसला चाहिए बड़े नाम को ना करते हुए कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्या मतलब? जैसे मैडम नूरजहां ने सारी उम्र कोशिश की, रॉबिन घोष ने उनके साथ गाना नहीं किया, उनका मेरे गानों के लिए सूटेबल आवाज़ नहीं है, मुझे लड़कियों की आवाज़ चाहिए। मैडम नूरजहां के पूरे करियर में रॉबिन साहब के साथ कोई गाना नहीं। तो उस लेवल पे आके, यानी आप व्हेन यू से नो कि यार मैंने क्रिस्टोफर प्लमर को नहीं लेना इस रोल के लिए, रॉबर्ट डी नीरो को नहीं लेना, ये कितने लोग आप लोगों को मिले अपने सफ़र में? होते हैं, कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर हैं कि जो भेड़ चाल में नहीं चलते, इसीलिए वो यूनिक लोग होते हैं और बड़े लोग कहलाते हैं। इंडिया में वो म्यूजिक डायरेक्टर थे, क्या नाम था, जो टोपी पहनते थे? ओपी नैयर। ओपी नैयर। हाँ। उसने कभी उनके साथ गाना ही नहीं किया, लता के साथ, क्योंकि वो आशा का मियाँ था। आशा भोसले से शादी की हुई थी उन्होंने। लता की पीक थी, आशा भोसले को बनाने वाला वो था। अच्छा, आई डिडंट नो। आशा भोसले को तो बनाया ही ओपी नैयर ने था। बट आशा भोसले ने 3 शादियां की हैं। हाँ। तीनों म्यूजिक डायरेक्टर से अपने अपने एरा के, चाहे वो आर.डी. बर्मन हो, चाहे ओपी नैयर हो, और एक और भी था। ये तो हमें तरकीब आती नहीं थी, वरना मैं भी वही कर लेता हीरो बनने के लिए, नहीं आती थी ये तरकीब। तो वो इसीलिए हम कहते हैं ना कि वो किसी का सहारा लेके हम एक्टर नहीं बने, अपना यानी टैलेंट पे। लेकिन अब देखा ना, फिरदौस जमाल है, उस्मान पीरजादा है, और मैं बाय द वे मैं बड़ा फैन सैकड़ों लोगों का, सिर्फ इन 2 का नहीं, जो यहाँ पे नहीं भी मौजूद। मैं एक्चुअली क्रिएटिव आर्टिस्ट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हमें वो दे गिव अस रीजंस टू लाफ एंड टू क्राई एंड टू थिंक, यू नो, उनकी वजह से हम देखते। लेकिन आप सारों को मिलकर ये ख्याल नहीं आया कि एक इंस्टीट्यूट हम बनाएं जहाँ पे अपना टैलेंट हम आगे मुंतकिल कर सकें। ये इंस्टीट्यूट उस तरीके से तो नहीं बनाया मैंने तो। मैं हमेशा जब काम करता रहा हूँ, डायरेक्ट और प्रोड्यूस, और जब लिख रहे होते हैं, आई हैव लॉट ऑफ यंग पीपल वर्क विथ मी। नहीं, इस वक्त इंडस्ट्री का फायदा होना चाहिए ना, जैसे पुणे इंस्टीट्यूट नहीं, तो इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर टॉप लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं वो बच्चे, यू नो, दे वर ट्रेंड ऑन द जॉब। बात ये है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस थे, रेडियो ख़ास तौर पे, वो एक्चुअली स्कूल ही था। इसी तरह टेलीविज़न जो था वो स्कूल ही था एक तरीके से। थिएटर जो था नहीं था। तो हमारे ये जो मीडियम्स थे, ये सारे के सारे ये इंस्टीट्यूट्स थे। फिरदौस भाई, उसमें तो वो क्या है जिसको मौका मिला। मुझे गेट से अंदर नहीं जाने दिया, गेट पास नहीं था, तो मैं अंदर ही नहीं जा सका। अमानुल्लाह इस टीवी पे कभी नहीं बन सकता था। उमर शरीफ साहब जो थे, वो कितनी बारी जब भी गए बैन ही हुए। नहीं, लेकिन मेथड, आपको मेथड का पता कहानी हॉलीवुड तक इसी तरह की कहानी है। इसी तरह स्पीलबर्ग 17 साल की उम्र के अंदर नहीं जा सकता था स्टूडियो में, फिर गेट क्रैश करके गया। उस तरह की टोपी उसने ली, उस तरह का कोट पहना, उस तरह का ब्रीफकेस लिया और वो चुप करके स्लिप इन हो गया। उसके बाद वो लिव किया वहाँ पे 13 महीने। एक कमरा भी खाली था, उसके ऊपर अपना नाम रख के फिट हो गया। जब सिक्योरिटी को पता लगा तो कोहन था उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ द यूनिवर्सल, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा पकड़ लिया इसको, तो जी ये तकरीबकार बच्चा था, ये तो उसको हम पुलिस को। उन्होंने कहा नहीं पहले मुझे, आई वांट टू मीट हिम, कि मैं इतने पैसे देता हूँ अपनी सिक्योरिटी को, उसके बावजूद ये बच्चा जो है ये 12 महीने 13 महीने सर्वाइव किया है स्टूडियो के अंदर। उन्होंने बुलाया, उसने कहा कौन है तू? उन्होंने कहा मैं फिल्म मेकर हूँ। उसने कहा क्या बनाया? उसने बनाई थी अपनी बिल्ली का बरियल बनाया था, अपनी बहन की बर्थडे बनाई थी, वो दिखाएं।
उसने कहा ओके आई हायर यू एंड दैट इज दैट किड brought so much of money and made so many great films with Paramount biggest Studios. filmmaker of the world. Biggest filmmaker of the तो world. ऐसे ही होता है, हाँ, ये कोई नहीं, वो बड़ा आदमी पैदा बड़ा नहीं होता, वो तो सीखने गया था कि लोग एडिट किस तरह कर रहे हैं, ये शूट किस तरह हो रही है, बन किस तरह रहा है, ये सारे का सारा वो तो अल्लाह की जो मर्जी होती है। पैदा सारे आम, जिस तरह से आम लोग पैदा होते हैं इस तरह सारे बड़े लोग भी पैदा होते हैं, लेकिन वो बड़े बनते हैं फिर अल्लाह ने जो लिखा होता है उनके लिए, तब वो बड़े बन जाते हैं। ये जो फिजिकल है ना, देखना जिस तरह आप बैठ के देख रहे हो सब कुछ हो कैसे रहा है, यू नो। आई रिमेंबर व्हेन माय फादर यूज्ड टू टेल मी व्हेन ही वाज वर्किंग एट द ऊफा स्टूडियोज, डॉक्टर कैलिग्रीज कैबिनेट, दिस इज वन ऑफ द, दैट्स द फर्स्ट फीचर फिल्म, ही वाज अ ट्रॉली पुशर ऑन दैट। ही सॉ फ्रिट्ज लैंग डायरेक्ट मेट्रोपोलिस, द फर्स्ट साइंस फिक्शन फिल्म, पीछे खड़े होकर देख रहे हैं कि कर की रहा है बंदा, यू नो। तो लर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती है जब आप फिजिकली इस काम के अंदर इन्वॉल्व हो, फिजिकली प्रैक्टिकल जब आप करते हो, प्रैक्टिकली आप करते हो, आप घर में बैठ के इमेजिन, तो जिस तरह हम करते थे कि एक्टर को देख के और ड्रामा देख के या फिल्म देख के हम भी एक्टर हैं, नहीं, आपको खुद करना पड़ता है। जब आप खुद करते हो, जब उसको प्रैक्टिस में आप आते हो, तब आप एक्टर बनते हो। मैं सोचता हर आदमी अपने आप को बड़ा एक्टर है, लेकिन बड़ा बनने के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। हम अपने शूटिंग के बाद, मैं तो एम अकरम साहब को मिठाई का डब्बा दे के उनका शागिर्द बना था, तो मैं बैठ के वो हाथों से जो होता तो सारा हैंडीक्राफ्ट काम था, एडिटिंग। आई नो द क्राफ्ट ऑफ एडिटिंग, दैट वाज द रीजन दैट आई कुड राइट एंड डायरेक्ट। मैं जुल्फी साहब के साइड पे बैठा हुआ हूँ। अच्छा, ज़ेड जुल्फी की, क्योंकि हम उनसे बड़ा एडिटर मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। ये एम अकरम जो था बहुत बड़ा बहुत बड़ा था। बट एनीवे, उस्मान पीरज़ादा आपका, फिरदौस जमाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए यहाँ पे। एंड आई एम श्योर कि जो यंगस्टर्स देख रहे होंगे उनको भी शौक पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको कि इन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, दोनों ने रेडियो भी किया, थिएटर भी किया, टीवी भी की, फिल्म भी की, और सब दिलो जान से किया। तो इफ़ यू वांट टू बी अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, सारे मीडियम्स में जाएं, हु नोज़ आप कौन से मीडियम में एक्सेल करें और सीखें जिस तरह इन्होंने मेहनत की। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। जन्नत में जाना है तो पहले मरना पड़ेगा, तो सीख लें, ये बड़ों से हमारे दरमियान है। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।